एक लड़की की शादी होती है। शादी की पहली रात को वह अपने कमरे में काफ़ी ज़्यादा उदास बैठी हुई थी। अब जैसे उसका पति कमरे के अंदर आता है तो उनकी लव मैरिज थी और वह उससे पूछने लगता है कि तुम्हें काफ़ी बार मैंने ऐसे उदास बैठे हुए देखा है और आज तो तुम्हें मुझे इस उदासी का कारण बताना ही होगा। इसके बाद वह लड़की अपनी आंखों में आंसू ले आती है और उसे एक ऐसी बात बताती है जिस बात को सुनने के बाद जो पति होता है अगले ही दिन गाड़ी लेकर अपनी पत्नी को बिठाकर सीधा एक जगह के लिए निकल जाता है और वहां पर जाकर पति किसी व्यक्ति के बारे में पूछताछ करने लगती है। पूछताछ करने के बाद जब उसके सामने सच्चाई आती है तो एकदम से वह फूट फूट कर रोने लगती है और उसकी आंखें पूरी तरह से नम हो जाती हैं। वो दोनों पति पत्नी कहां पर गए थे और किस व्यक्ति के बारे में पत्नी ने पूछताछ की थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई के पास ही के गाँव में एक मनोहर नाम का व्यक्ति रहा करता है। मनोहर जिसके घर में उसकी पत्नी है, उसकी बच्ची है और वह मेहनत मजदूरी करके अपना समय व्यतीत किया करता है और अपनी बच्ची को पाला करता है। उनकी बच्ची का नाम भावना है और भावना की उम्र फिलहाल 12 साल है। उसके अलावा उनके पास और कोई बच्चा नहीं है और वह उस बच्ची को पाकर बड़े ही खुश प्रतीत हो रहे थे। लेकिन तभी एक दिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि जो मनोहर होता है उसकी पत्नी एक दिन सुबह सुबह घर के अंदर नहीं मिलती है और वह घर से चली गई थी और उसने लेटर लिखा था कि मनोहर अब मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी हूं। इस बात को देखकर मनोहर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगता है। मनोहर की बेटी जिसकी उम्र 12 साल होती है वह अपने पिता को देखकर परेशान तो है लेकिन अभी उसकी ज़्यादा उम्र नहीं है और वह इन बातों को नहीं समझ सकती। धीरे धीरे लगभग 10 से 15 दिन बीतते हैं और 10-15 दिन बाद जो मनोहर होता है वह एक ऐसा फैसला लेता है जो शायद ही कोई बाप अपनी बेटी के लिए ले सकता था। इसके बाद मनोहर अपनी बेटी को तैयार करता है और कहता है कि बेटी भावना, हम लोग एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर तुम्हारे पास ढेर सारे दोस्त रहेंगे, तुम अच्छे से अपना सामान पैक कर लो और अच्छे से तैयार हो जाओ। भावना जब पिता की इस बात को सुनती है तो वो समझ नहीं पाती कि पिता उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। तो इसके बाद जो मनोहर होता है वह भावना को तैयार करके और उसका सामान पैक करके अपने साथ लेकर मुंबई शहर की तरफ निकल जाता है। मुंबई शहर के अंदर एक अनाथ आश्रम होता है और उस अनाथ आश्रम के गेट पर बाप बेटी दोनों पहुंच जाते हैं। मनोहर जो कि अपनी बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ने का मन बना चुका था और इस बात के बारे में जैसी बेटी अनाथ आश्रम पर पहुंचती है तो एकदम से उसे अनाथ आश्रम का बोर्ड पढ़ के पता चलता है कि पिता मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने के लिए आए हैं। वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी आप मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ रहे हो, लेकिन पिता अपनी बेटी की बातों को सुनकर अपनी आंखों में आंसू तो ले आता है लेकिन बेटी को कोई भी जवाब नहीं देता है। कहता है कि बेटी मुझे कहीं जाना है और इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। ऐसा कहकर पिता उस अनाथ आश्रम के अंदर घुस जाता है और वहाँ के जो प्रबंधक होते हैं उनसे कह देता है कि देखो ये मेरी बेटी है और मैं इसे पालने में बिल्कुल असमर्थ हूँ, तो आप लोग इसे अपने पास रख लीजिए। आपके यहाँ पर कम से कम खाने को खाना तो मिल जाएगा लेकिन मेरे पास रहेगी तो इसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर पिता अपनी बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़कर जा रहा था लेकिन बेटी पिता को देखकर फूट फूट कर रोए जा रही थी और काफ़ी ज़्यादा विलाप कर रही थी। अनाथ आश्रम वालों ने बच्ची को पकड़ लिया था और मनोहर अपनी बेटी को छोड़कर अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां से निकल जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के साथ साथ जो भावना होती है उसको अपने पिता की बार बार याद तो आया करती है लेकिन वो करती भी तो क्या करती, क्योंकि यहाँ पर अब उसे रहना ही होगा। उसके पिता उसे छोड़कर जा चुके हैं और यहाँ से वह वापस भी नहीं लौट सकती क्योंकि ना तो उसके पास इतने पैसे हैं और ना ही इतनी हिम्मत है कि वो अनाथ आश्रम से भागकर वापस से अपने घर चली जाए। धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है और समय के साथ साथ भावना की यादें थोड़ी थोड़ी धुंधली होने लगती हैं लेकिन अब भी उसे अपने पिता के आने का वेट रहता है और वह सोचती है कि मेरा पिता आएगा या मेरी माँ आएगी मुझे यहाँ से लेने के लिए, लेकिन उसे लेने के लिए कोई भी नहीं आता। भावना वहाँ के बच्चों के साथ पढ़ा लिखा करती लेकिन उसके दिमाग में उसके पिता की एक बात बैठी हुई थी। दरअसल जब बेटी अपने घर रहकर पढ़ाई किया करती थी तो उसका पिता कहा करता था कि बेटी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ताकत है और तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए ताकि तुम्हारी जिंदगी आराम से व्यतीत हो सके और तुम अपने मुकाम को हासिल कर सको। तो इसी वजह से जो भावना होती है वह जोर शोर से पढ़ाई लिखाई करती है और पढ़ाई लिखाई करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहती है। इधर जो अनाथ आश्रम के प्रबंधक होते हैं वो जैसे ही देखते हैं कि ये बिटिया पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है तो उसे और भी ज़्यादा मोटिवेट करने लगते हैं और उसे नई नई किताबें लाकर देने लगते हैं। भावना भी उन किताबों से मित्रता कर लेती है और धीरे धीरे करके जो भावना होती है वो अपनी स्कूली एजुकेशन को कंप्लीट कर लेती है।
सरकारी स्कूल से उसने स्कूली पढ़ाई की थी और अच्छे नंबर से उसे पास किया था। इसके बाद जो भावना होती है उसका स्कॉलरशिप के आधार पर एक बहुत बड़े मुंबई के ही कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, जहां पर उसकी पढ़ाई लिखाई को देखते हुए उसका एडमिशन बिना पैसों के ही कर लिया गया था। क्योंकि भावना ने बहुत अच्छे नंबर +2 के अंदर प्राप्त किए थे, तो इसी वजह से उसे कॉलेज के अंदर बिना पैसों के एडमिशन दे दिया था। यहाँ पर जाकर जो भावना है वो पढ़ाई करने लगती है और उसकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और पढ़ने लिखने में वो काफ़ी ज़्यादा होशियार थी। लेकिन जिस कॉलेज के अंदर उसका एडमिशन हुआ था उसी कॉलेज के अंदर ज़्यादातर अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे और गरीबों के बच्चे तो आते ही नहीं थे। यहाँ पर जो भावना होती है वो सादा सिंपल कपड़े पहनकर कॉलेज जाया करती है, लेकिन अब तक भावना काफ़ी ज़्यादा जवान हो चुकी थी और भावना जो थी वह देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा करती थी। भावना कॉलेज जाते समय और कॉलेज से आते समय अपने काम से काम रखा करती थी, क्योंकि उसे पता है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है और बचपन से लेकर आज तक वह अपने पिता को नहीं भूली है और अपने पिता को तरह तरह से कोसा करती है कि मेरे पिता मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखे। क्योंकि उसने बड़े होने के साथ साथ देखा था कि चाहे कोई कबाड़ा भी बीना करता है तो वो भी अपने बच्चों को दूर नहीं किया करता है, लेकिन फिर उसके पिता ने उसे अपने से दूर क्यों किया? आखिर ऐसा क्या कारण था जो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई और उसके पिता ने उसे अनाथ आश्रम पर कर दिया? यही बात सोच सोचकर वह अपने पिता को काफी ज्यादा कोसा करती है, लेकिन अभी तक वह अपने पिता से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है और ना ही उसके जो पिता हैं वो उससे मिलने के लिए आए हैं। अब इन बातों को 10 साल बीत चुके थे और जो यहाँ पर भावना होती है उसके दिमाग में अपने घर की छवि काफ़ी धुंधली रह गई थी, क्योंकि 10 साल उसको अनाथ आश्रम के अंदर रहते हुए हो गए थे और वह इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी थी। वह बस अपने पिता का वेट कर रही थी कि पिता किसी न किसी दिन आएगा और मैं उससे ढेर सारे सवाल पूछूंगी। इन बातों को सोच सोचकर जो भावना होती है वह कभी कभी काफ़ी ज़्यादा उदास रहा करती है और क्लास के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उदास प्रतीत हुआ करती है। उसकी ही क्लास में एक लड़का जिसका नाम अजय होता है और अजय के पिता के पास ढेर सारे रुपए पैसे थे और वो काफ़ी अच्छे खानदान से बिलोंग किया करता था। वह उसकी क्लास में पढ़ा करता था और उसकी नजर जैसी पहली बार भावना पर पड़ती है तो पहली नजर में वह भावना को पसंद करने लगता है। उसकी सादगी और सिंपल रहने का तरीका उसे बड़ा ही अच्छा लगता है और वह चाहता है कि वह किसी भी तरह से भावना से बात करे और उसके मन की इच्छा जाने, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती है क्योंकि भावना पूरी तरह से सिंपल रहा करती थी और वह किसी भी लड़के से इस तरह से बात नहीं किया करती थी जैसे और लड़कियां लड़कों के साथ हंसी मजाक करती रहा करती थी। तो इसी वजह से जो अजय होता है उसकी भी हिम्मत नहीं होती है और उसे डर रहता है कि कहीं अगर मैं इससे कुछ कहूं तो ये बुरा तो नहीं मान जाएगी। इसी वजह से अजय उससे कुछ भी नहीं कहता है। धीरे धीरे उस कॉलेज के अंदर 1 साल बीत जाता है और 1 साल तक जो अजय होता है वह लगातार भावना को छुप छुप कर देखा करता था और इस बात को भावना भी महसूस कर लेती है कि यह अजय नाम का लड़का उसे छुप छुप कर देखा करता है। अब साल भर छुप छुप कर देखने से भावना के अंदर भी प्यार की भावनाएं उमड़ आई थी और इसके बाद वह अजय से बात करना चाहती है कि वह उसकी तरफ घूर घूर कर क्यों देखा करता है। इसीलिए वह मौके की तलाश करती है, क्योंकि वह किसी और के सामने अजय से बात नहीं कर सकती क्योंकि उसका व्यवहार ऐसा नहीं है। तो फिर एक दिन उन्हें मौका मिल भी जाता है जब कॉलेज के सेशनल होते हैं, यानी कि कॉलेज के कच्चे पेपर हुआ करते हैं। तो उस समय पर क्लास के सभी बच्चे जल्दी से अपना पेपर देकर चले जाते हैं, लेकिन भावना और अजय पीछे तक बैठे रह गए थे। अजय तो भावना की वजह से बैठा रह गया था और भावना उस मौके की तलाश में थी जब वह अजय से अकेले बात कर सके। इसके बाद जब समय पूरा हो जाता है तो भावना और अजय से जो वहां का टीचर होता है वह उन पेपरों को छीन लेता है और इसके बाद भावना और अजय कॉलेज से बाहर निकलते हैं। लेकिन जैसे वो कॉरिडोर में जाते हैं तो भावना अजय की तरफ देखती है और देखने के बाद मुस्कुरा जाती है। इससे अजय को भी पता चल जाता है कि भावना की तरफ से हाँ है और इसी वजह से वो आज इतनी लेट तक रुकी है, वरना पहले तो वो अपना पेपर बहुत जल्दी से दे दिया करती थी और उसके बाद जल्दी से ही वहां से निकल जाया करती थी। इसके बाद अजय हिम्मत करता है और उसे कहने लगता है कि भावना क्या सच में ही आज तुम मेरे लिए इतनी लेट तक रुकी हो? तो इसके बाद भावना पहले तो थोड़ी सी शर्माती है और थोड़ी सी शर्माने के बाद कहती है कि हाँ अजय, मैं तुम्हारी वजह से रुकी हूँ, क्योंकि अब तक तुम्हें मुझे देखते हुए लगभग 1 साल बीत गया है और 1 साल से लगातार तुम मुझे देख ही रहे थे, लेकिन तुमने कभी भी अपने दिल की बात मुझे नहीं बताई। आखिर क्या कारण है जो तुम मुझे इस तरह देखा करते हो? उसके बाद जो अजय होता है उससे अपने दिल की बात कह देता है और वहीं पर उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है। कहता है कि भावना, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो उसी समय से मैं तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मैं अगर तुमसे कुछ कहूं तो तुम बुरा मान गई तो मैं तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाऊंगा और तुमसे आंखें नहीं मिला पाऊंगा। इसी वजह से मैं तुमसे कुछ नहीं कह पाता हूं, बस तुम्हें बैठकर ऐसे देखता रहता हूं।
अब जब भावना को ये बातें पता चल जाती हैं तो उसके बाद भावना भी अपने दिल की फीलिंग अजय के साथ शेयर करती है और कहती है कि अजय, प्यार तो मैं भी तुमसे करने लगी हूं, लेकिन हम दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता। अब अजय जब इस बात को सुनता है तो उससे कहने लगता है कि क्यों, हमारा कुछ भी क्यों नहीं हो सकता। तो भावना कहती है कि दरअसल मैं एक अनाथ हूं और मैं अनाथ आश्रम से आकर यहां पर पढ़ाई किया करती हूं। तुम लोग ज्यादातर अमीर घरों से आकर यहां पर पढ़ाई करते हो और मेरा और तुम्हारा कोई भी मेल नहीं है। अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए राजी भी हों तो तुम्हारे घर वाले हमें एक दूसरे का नहीं होने देंगे। तो इसी वजह से अच्छा यही होगा कि अपने इस प्यार की भावना को यहीं पर खत्म कर लिया जाए और चुपचाप अपनी जिंदगी को व्यतीत किया जाए। अब अजय इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसे यह नहीं पता कि भावना एक अनाथ आश्रम में रहा करती है। वो तो केवल यही समझा करता है कि जो भावना है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आया करती है और उसे साधारण रहना बिल्कुल पसंद है और वह सिंपल तरीके से ही रहा करती है। इसके बाद जो अजय होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, चाहे जो भी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करूंगा। अब भावना उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अजय ने उसे साफ साफ बोल दिया था कि अगर मेरी शादी होगी तो तुम्हारे साथ ही होगी, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। यह बात सुनकर भावना थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद अजय से कह देती है कि ठीक है अजय, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना कि शादी से पहले हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह से लोग हमारे बारे में गलत तरह की बातें करें। हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, ये बातें किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। हम लोग जब भी मिलेंगे कैजुअल एक फ्रेंड की तरह मिलेंगे और इसी तरह से रहेंगे। जब हम दोनों की शादी हो जाएगी उसके बाद भले ही सभी को पता चल जाए, उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अजय भी इसकी इस बात के लिए मान जाता है और अब इसके बाद वो लोग कॉलेज के अंदर एक दूसरे के दोस्त बनकर रहा करते हैं और एक दूसरे से ढेर सारी बातें किया करते हैं। कॉलेज में किसी को भी यह बात महसूस नहीं थी कि इन दोनों के बीच में प्यार जैसी कोई चीज भी चल रही है और इसी तरह से कुछ समय और बीत जाता है। धीरे धीरे उन दोनों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसी दौरान अजय के माता पिता उसकी शादी के लिए एक लड़की ढूंढने लगते हैं और उससे मिलने के लिए कहने लगते हैं। अब अजय जैसे ही सुनता है कि माता पिता मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं तो उसके बाद वह माँ बाबू जी से मना कर देता है और कहने लगता है कि माँ बाबू जी, अब तक मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन आज मैं आपको बता ही रहा हूं। जब आप मेरी शादी की चिंता कर रहे हो, मैंने अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढ रखी है और मैं उसी से शादी करूंगा। जब अजय के माता पिता इस बात को सुनते हैं तो एकदम से उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अजय उनका इकलौता लड़का था और उस लड़के ने यह क्या कर दिया, अपनी इच्छा से लड़की पसंद कर ली है। उसके बाद पहले तो पिता उसे धमकाने लगता है, लेकिन बेटे ने अपना फाइनल फैसला पिता को भी सुना दिया और कहा कि पिताजी, अगर मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। पिता इस बात को सुनकर और भी ज्यादा गर्म हो जाते हैं, क्योंकि पिता के पास ढेर सारी जमीन थी और वह नहीं चाहते थे कि बेटा कोई भी गलत कदम उठाए, क्योंकि आज के समय में लड़कियों का कोई ठोर ठिकाना ही नहीं है। वो तरह तरह से लड़कों को लूटा करती हैं और ऐसी किसी लड़की ने अगर उसके बेटे को फंसा लिया तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यही सोचकर पिता उससे नाराज होने लगता है और मना कर देता है। कहता है कि ठीक है बेटा, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो हमें भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी शादी करने की, और ऐसे आराम से घर के अंदर रहो। उसके बाद बेटा अपना सर नीचे करता है और कहता है कि ठीक है पिताजी, आपकी इच्छा सर आंखों पर। ऐसा कहकर बेटा चुपचाप घर के अंदर रहने लगता है और बिल्कुल भी उनसे कोई भी बात नहीं करता है उस लड़की को लेकर। और जब 2 साल उसको ऐसा करते हुए हो जाते हैं, तब तक जो भावना थी वह भी सरकारी नौकरी लग गई थी। और इसके बाद इधर जो अजय के माता पिता हैं वह भी अपने बेटे को देख देख कर काफी ज्यादा परेशान है और लास्ट में थक हार कर वह अपने बेटे से भावना को उससे मिलाने के लिए कह देते हैं। इसके बाद अजय एकदम से खुश हो जाता है और भावना को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है और अपने माता पिता से उसे मिलाने लगता है। जैसे ही माता पिता भावना से कुछ देर बातें करते हैं और बातों के दौरान उन्हें भावना के बारे में सब कुछ पता चलता है, तो वो लोग एकदम से उससे अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटी, हम तो ये समझ रहे थे कि कहीं कोई ऐसी वैसी लड़की मेरे बेटे को फंसा लेगी तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, और इसी वजह से हम इसे मना कर रहे थे। अगर हम लोग पहले तुमसे मिल लेते तो हमारी ये कंफ्यूजन पहले ही दूर हो जाती और अब तक तो हमारे घर में बच्चे भी खेलने लगते। इसके बाद सभी लोग इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और अजय और भावना की उसके माता पिता मिलकर शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद जैसी शादी की पहली रात होती है तो भावना अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, लेकिन आज वो काफी ज्यादा उदास थी। जैसा पहले कई बार अजय ने उसे उदास देखा था, और जब अजय उसका कारण पूछा करता तो भावना उसे टाल दिया करती, कहा करती कि कोई बात नहीं अजय, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसी वजह से ऐसा है। आज भी जब अजय को भावना इस हालत में मिलती है तो वो उससे पूछने लगता है कि भावना, आखिर क्या परेशानी है, क्योंकि काफी दिनों से मैं इस बात को नोटिस कर रहा हूं, तुम बेमतलब की ऐसे उदास बैठ जाया करती हो और बहुत कुछ गहन सोच विचार किया करती हो। तो इसके बाद जो भावना होती है वह कहने लगती है कि नहीं अजय, कोई बात नहीं, मेरी तबीयत खराब है, लेकिन
जो अजय होता है वो कहता है कि नहीं भावना, आज तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा, क्योंकि अब हम दोनों पति पत्नी हैं और एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। तो तुम्हारे अंदर ऐसी क्या परेशानी है जिस वजह से तुम ऐसा किया करती हो, उस बारे में मुझे जरूर बताओ। अब यह बात सुनकर भावना के कुछ बातें और भी गहरी याद आने लगती हैं, और जब वो बातें बार बार उसके दिमाग में घूमती हैं तो वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। भावना को रोता हुआ देखकर अजय एकदम से उसे गले से लगा लेता है और पूछता है कि भावना, आखिर क्या हुआ, मुझे बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें। इसके बाद भावना अपने जीवन की पूरी बातें, जो कुछ भी वह अब तक अजय को नहीं बताई थी, वह सारी बातें उसे बता देती है और कहती है कि अजय, दरअसल मेरे पिता 12 साल की उम्र में मुझे अनाथ आश्रम में छोड़कर गए थे, और उससे कुछ दिनों पहले मेरी माँ मेरे पिता और मुझे छोड़कर वहां से गायब हो गई थी। न जाने क्यों और क्या कारण था वह। इस कारण के बारे में बार बार जब मैं सोचा करती हूँ तो मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। अक्सर देखा है कि रिक्शा वाले भी अपने बच्चों को पाला पोसा करते हैं, लेकिन मेरे पिता तो अच्छी खासी मजदूरी किया करते थे और उनका काम भी अच्छा खासा चलता था, तो वो भला मुझे अनाथ आश्रम में क्यों छोड़ गए। यही बातें मुझे काफी ज्यादा दुखी किया करती हैं, और मैं जिंदगी में एक बार तो अपने पिता से मिलना चाहती हूँ, उन सवालों के जवाब जानने के लिए जिन सवालों के बारे में आज तक मैं परेशान होती हुई आई हूँ। इसके बाद अजय जब अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो वह भी इस बात के लिए पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि पत्नी सही कह रही है, और एक बार तो हमें इसके पिता से मिलना चाहिए और जानना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी होगी जिस मजबूरी की वजह से उन्होंने इसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। यही सोचकर जो अजय होता है अपनी पत्नी से वादा करता है, कहता है कि भावना, तुम चिंता मत करो, सुबह जैसे होगी तो सुबह सुबह हम तुम्हारे गांव को ढूंढने के लिए चलेंगे, और गांव का नाम तो तुम्हें पता ही होगा। तो भावना कहती है कि गांव का नाम कुछ कुछ तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वहां पर मेरा घर भी होगा या सच में ही वो गांव है, क्योंकि आज तक मैं वहां पर नहीं गई हूं। जिंदगी को बनाने के लिए मैं कभी भी उस जगह नहीं जा पाई हूं। इसके बाद अजय कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, सुबह होने दो, सुबह मैं और तुम दोनों एक साथ चलेंगे और जाकर पता करेंगे, अगर तुम्हारे पिता होंगे तो उनसे अपने सवालों के जवाब जानेंगे। ऐसा कहकर अजय और भावना दोनों आराम करने लगते हैं, और जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती है तो सुबह सुबह अजय अपनी गाड़ी निकालता है और गाड़ी के अंदर भावना को बैठाता है। जो गांव उसने बताया था उस गांव की तरफ वो बढ़ने लगते हैं और पूछते पूछते उस गांव तक भी पहुंच जाते हैं। उस गांव के अंदर जाते ही भावना को ढेर सारी अपनी बचपन की बातें याद आने लगती हैं, और वह अजय को बताती है कि अजय, सच में ही ये वही गांव है, क्योंकि ये काफी ज्यादा मॉडर्न तो हो गया है, लेकिन अब भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस टाइम की मुझे विजुअल्स आ रहे हैं, और वह इसी जगह की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके बाद जो भावना होती है वो धीरे धीरे अपने पति अजय को लेकर एक जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर एक खंडरनुमा मकान था। जैसे ही वो खंडरनुमा मकान पर पहुंचते हैं तो भावना को इस घर को देखकर बहुत कुछ याद आने लगता है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दरअसल ये वही घर था जिस घर के अंदर भावना का बचपन बीता था, और इस घर की हालत देखकर उसकी आंखें टपकने लगी थी। इसके बाद भावना गाड़ी से उतरती है और उतरने के बाद उस घर के टूटे फूटे आंगन में इधर उधर घूमने लगती है, और घूमती घूमती पड़ोस के ही व्यक्तियों से अपने पिता के बारे में पूछने लगती है। जैसे ही वो अपने पिता के बारे में पड़ोसियों से पूछती है तो पड़ोसी पूछते हैं कि बेटी तुम कौन हो और तुम उसे कैसे जानती हो। तो इसके बाद भावना बताती है कि मेरा नाम भावना है और मैं उनकी बेटी हूं। पड़ोस का ही एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो भावना को पहचान लेता है, और साथ में भावना भी उस बुजुर्ग व्यक्ति को पहचान लेती है। दरअसल बचपन में जब उसके माता पिता कहीं दोनों एक साथ जाया करते थे तो उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ उसे छोड़ जाया करते थे, और वह बुजुर्ग व्यक्ति उसका अच्छे से ख्याल रखा करता। बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर वह उससे कहती है कि काका, आपने मुझे पहचाना? तो वो कहता है कि हाँ बेटी, मैंने तुम्हें पहचान लिया। इसके बाद भावना उससे अपने पिता के बारे में पूछने लगती है, तो जो बात वह बुजुर्ग व्यक्ति उसे उसके पिता के बारे में बताता है, उसे सुनने के बाद भावना बहुत जोर से विलाप कर करके रोने लगती है और सोचती है कि मैं आज तक अपने पिता को कोसती आई, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया था वो मेरी भलाई के लिए ही किया था। जब वह फूट फूट कर रोने लगती है तो उसका पति अजय उसके पास आता है और उससे पूछने लगता है कि तुम इस तरह से क्यों रो रही हो, आखिर ऐसा क्या कहा है इस बुजुर्ग व्यक्ति ने। तो उसके बाद भावना रोते हुए अपने पति को अपने पिता की सारी सच्चाई बता देती है। दरअसल भावना ने बताया था कि उस दौरान जब मेरे पिता मुझे यहाँ पर छोड़कर आए थे, उससे कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी, और जब उन्होंने चेकअप करवाया था तो उन्हें पता चला था कि उनको कैंसर है और कुछ ही दिनों के वो यहाँ पर मेहमान हैं। अब जैसे उन्होंने ये बात मेरी माँ को बताई थी तो माँ रातों रात उन्हें छोड़कर चली गई थी, और इसके बाद उन्हें पल पल ये चिंता खाई जा रही थी कि मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है और ना ही कोई मेरी बेटी को इतनी अच्छी तरह से रख पाएगा जितना कि मैं।
यही बात सोच सोचकर उसने अपनी बेटी को यानी कि भावना को अनाथ आश्रम में छोड़ने का फैसला किया। और जब वह उसको अनाथ आश्रम में छोड़कर वापस से अपने घर आ जाता है और गांव वाले उसे बेटी के बारे में पूछते हैं तो वह बताने लगता है कि मैं उसे उसकी मां के पास छोड़ आया हूं क्योंकि मुझे कैंसर है और कुछ दिनों बाद मेरी मौत होने वाली है। कम से कम मेरी बेटी अपने जीवन को तो अच्छी तरह से व्यतीत करेगी, इसी वजह से मैंने ऐसा किया है। गांव वाले उसके इस फैसले की सराहना करते हैं और इसके बाद धीरे धीरे करके उसका कैंसर और भी ज्यादा विकराल रूप देता है और वह घर के अंदर पड़ा पड़ा इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाता है। और काफी ज्यादा कष्ट में उनका अंतिम समय व्यतीत हुआ था। पड़ोसी उसकी मदद तो किया करते थे लेकिन इतनी देखभाल कौन कर सकता है। और जब उनकी मौत हो जाती है तो मौत के बाद गांव वालों ने ही मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया था। इन सभी बातों को सुनने के बाद जो अजय होता है वह भी फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि रात से जब से उसने उसके पिता के बारे में सुना है तो वह भी अंदर से कई बार यह सोच रहा है कि ऐसा कैसा पिता होगा कि उसे बिल्कुल भी तरस नहीं आया अपनी छोटी सी बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ने के लिए। तभी वह बुजुर्ग व्यक्ति जिससे भावना ने अपने पिता के बारे में पूछा था वह घर के अंदर से आता हुआ प्रतीत होता है और उसके हाथ में एक पेटी थी यानी कि एक लोहे का बक्सा था जिसके अंदर उसके पिता की कुछ आखिरी निशानी और घर का कुछ ऐसा सामान बचा हुआ था जिस सामान को भावना के पिता मनोहर उस बुजुर्ग व्यक्ति को देकर गए थे और कहा था कि कभी ना कभी मेरी बेटी मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएगी और जब वह आए तो उसे ये पेटी दे देना। इसके अंदर भावना के पिता का एक खत भी था जिसके अंदर भावना के पिता ने ये सारी बातें उससे लिख रखी थी और कहा था कि बेटी मुझे माफ कर देना, मैं तेरा भरण पोषण तो कर लेता लेकिन मुझे पता था कि मैं 1-2 महीने का मेहमान हूं और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। तो इसी वजह से मैंने अच्छे से अच्छे अनाथ आश्रम को ढूंढा तुम्हारे लिए जहां पर तुम्हें किसी भी चीज की समस्या ना हो और इसी वजह से मैं तुम्हें वहां पर छोड़कर आ गया। बचपन में तुम ज्यादा छोटी थी और उस समय मैं तुम्हें अगर ये बातें समझाता तो तुम्हारी समझ में नहीं आती। यह खत पढ़ने के बाद भावना और भी ज्यादा रोने लगती है और उस पेटी के अंदर ढेर सारी पुरानी ऐसी यादें थी जो उसे बचपन की यादें दिला देती हैं। इसके बाद भावना अपने पति से इस गांव में बसने के लिए कहने लगती है और कहती है कि अगर आपको आपत्ति ना हो तो हम इस घर को दोबारा से ठीक करवा लें क्योंकि यहां पर मेरे पिता की बचपन की यादें हैं तो उन्हीं के सहारे मैं अपनी जिंदगी को व्यतीत कर लूंगी। पति अजय भी इस बात के लिए मान जाता है और यह बात जब पूरे गांव में पता चलती है कि किस किस तरह से बेटी अब तक अपने पिता को दोषी माना करती थी लेकिन पिता ने अपनी बेटी के लिए यह सब कुछ किया था तो गांव वाले भी इस बात को सुनकर हाथ मलते रह जाते हैं कि क्या होता है ऊपर वाले का खेल। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।